Hello, hello everyone. Hello students, welcome to the your own channel. Let's talk about chemistry. तो हमने आज हमने सीरीज की थी क्लास +1 की। तो हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो था एलोट्रोप, यानी कि हमने जो नाइन्थ का जो बेसिक था उसके बारे में कवर किया था। नाइन्थ का बेसिक यानी कि उसमें मैटर की स्टेट कितने टाइप की होती है, उनकी डेफिनेशन, कंपाउंड की डेफिनेशन, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, एलोट्रोप्स किसको बोलते हैं, ठीक है भाई। इसके मिक्सर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट होता है यहाँ से, वो आपके पास है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसमें हमारे पास 5 लॉ आते हैं, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, जो आप सभी लोगों को पता भी होगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए सिंपल सा मीन है इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन, जब कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो वहाँ पे जो मासिस होगा, रिएक्टेंट का मासिस, आप ये डेफिनेशन भी बोल सकते हो कि जो मासिस का, रिएक्टेंट का जो मास होगा वही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। यानी कि सेम जितना हमने मास रिएक्टेंट का लिया था, कोई भी स्पीशीज जब रिएक्ट की थी, तो उतना ही मास जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसी का भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है भाई। तो इस डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड chemical changes, the total mass of reactant, the total mass of reactant, यानी कि जितना आपके पास रिएक्टेंट का मास होगा, इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। या आप सेकंड डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, दैट इज mass can neither be created, mass can neither be created nor be destroyed, nor be destroyed। यानी कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था। जैसे कोई भी स्पीशीज अगर रिएक्ट कर रही है और ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट, ये कोई स्पीशीज है, यानी कि रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है जी। जितना मास, लेट्स सपोज इन दोनों का मास हमने कैलकुलेट किया और इनका मास आया हमारे पास 26 ग्राम। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी मास कितना आना चाहिए, 26 ग्राम आना चाहिए। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि जो हमारे पास इनका मास था, सेम मास वही है, जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही हमारे पास किसका मास बना है, प्रोडक्ट का मास बना है।
और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट था भाई, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट जो सेकंड आएगा आपके पास, सेकंड जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और दूसरा नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपो, और लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। ये सेकंड है, इसके दो नाम है भाई। ठीक है, इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है और दूसरा इसको लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोला जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल डेफिनेशन लिखने से पहले अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, जैसे H2 है मेरे पास, वाटर की फॉर्मेशन, ये एक फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो में है। कहीं का भी वाटर हो, पानी हो आपके पास, चाहे वो सी का हो, ठीक है, चाहे वो पोर्ट का हो, कहीं का, चाहे वो सीवर का हो, कहीं का वाटर हो, जो उसका फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो है वो कितना आएगा, 1:8। अब ये कैसे आया वो देखिएगा। इसके लिए हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए, किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 एटम है हमारे पास, 2 एटम है, तो यानी कि हाइड्रोजन का मास भी 1 ही होता है और एटॉमिक नंबर भी उसका 1 है, तो 2 है, तो ये कितना हो गया, 2, 2 हो गया ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास भी कितना है, 1 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया इसका। ठीक है, सेकंड आपके पास, क्योंकि हम देखिए किस डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन किससे, रेशियो जो प्रोपोर्शन होता है वो किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है, वो इस प्रकार डिनोट किया जाता है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, और मास कितना होता है भाई, 16। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, या आप इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 हो गया, तो ये 2:16। ठीक है, इसको कट कर लीजिएगा, 1 और ये 8, तो कितना आ गया, 1:8। ये हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिलेगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, CO2 की, किसकी बात करूं मैं, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 6 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, मास कितना हो जाएगा, 12। ऑक्सीजन का सबको पता है 8, एटॉमिक नंबर 16, एक मॉलिक्यूल का ये कितना हो जाएगा, 32। ठीक है भाई, हो गया कि नहीं, इसको कट कर लीजिएगा, इसको सिंपल रेशियो में कट कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल से, ठीक है, ठीक है कि नहीं भाई, इस प्रकार से रेशियो ये आपके पास आ जाएगा, कितना है, 2:16 आपके पास, ये हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो में ही रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से डेफिनेट प्रोपोर्शन का है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। ठीक है, ओके, समझ में आ गया सबको, यानी कि पानी चाहे कहीं का भी हो, उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो आ गया आपके पास, कि ये आपके पास कितना आ गया, 1:8। ऐसे ही CO2 का 6:16 आपके पास आ गया।
ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इसी को बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, यानी कि जो कंपोजिशन है वो डेफिनेट है, फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे। ऐसा नहीं है कि वाटर का लिया आपका अभी 1:8 आ रहा है, थोड़ी देर के बाद कुछ टाइम के बाद उसका 2:8 आ जाएगा, नहीं, इस प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, ए कंपाउंड always contains exactly the same proportion of element, by weight, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही बात होती है भाई, ठीक है। फिजिक्स में अलग अलग चीजें, यहाँ पे सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज फॉर्म्ड बाय किस किस से बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से मिलता है in a fixed proportion ratio, in a fixed ratio of 1:8 by mass। अभी बताया मैंने बेटा आपको कि कैसे करते हैं। देखिए फिर से देख लीजिएगा, H2O, मास की बात करो, हाइड्रोजन का एक मास होता है, तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपके पास एटम है तो 2, ठीक है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, ये आपके पास आ गया 1:8। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिएगा, सेकंड यहां पे खत्म हो गया। थर्ड आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए बेटा, पहले समझने की कोशिश करिएगा, जितना आप समझने की कोशिश करेंगे उतना ही चीजें लॉन्ग टर्म तक रहेंगी, जितना आप रेक्टिफिकेशन करेंगे आप भूल जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो डेफिनेशन बाद में लिखते हैं, पहले समझिएगा। देखिए सबसे पहले मेरे पास 2 रिएक्शंस, ठीक है, उनको मैं कंपैरिजन करके बताता हूं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे बोलते हैं, ठीक। सबसे पहले हाइड्रोजन है, और जब ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा? H2O की फॉर्मेशन करे, यानी कि पानी बनाएगा, H2O की फॉर्मेशन होगी। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं H2 और O2 की रिएक्शन करूंगा, एक कंपाउंड और बनता है H2 और O2, इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका क्या नाम है बेटा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। दोनों बनते। देखोगे सर इसमें क्या समझाने को, देखिएगा, अगर मेरे पास यहाँ पे ये 1 ग्राम है, अगर हाइड्रोजन का मेरे पास यहाँ पे 1 ग्राम है, तो आपके पास ऑक्सीजन का कितना होगा बता सकते हैं? अभी हमने निकाला था प्रोपोर्शन रेशियो कितना, 8 ग्राम, पीछे हमने बात की थी, कितना होगा? 8 ग्राम होगा।
ठीक है भाई। तो यानी कि ये समझाना सेम यहीं पे ये 1 ग्राम है, इसको मैंने फिक्स कर दिया है हाइड्रोजन के, इसको मैंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ठीक है, आप ऐसे समझिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, जब बना आपके पास यहाँ पे भी कितना 1 ही ग्राम है। ठीक है, या इन दी टर्म ये आपके पास 2 है भाई, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 2 आपके पास। अगर यहाँ पे मैं उसका डेफिनेट प्रोपोर्शन निकालूं तो कितना आएगा 1:8 आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 ग्राम इसका 8 ग्राम इसका। लेकिन अगर इसके बात करूं यहाँ पे, इसके बात करूं यहाँ पे, इसका हाइड्रोजन का तो 1 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे H2 का सिर्फ एक एटम था, यहाँ पे बेटा कितना एटम है 2 एटम ऑक्सीजन के, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे दुगना कितना हो जाएगा कितना 16, तो यहाँ पे कितना आ गया 16 ग्राम आ गया। तो मतलब एक चीज को तो क्या कर दिया फिक्स कर दिया, और दूसरा ऑक्सीजन उसी रिएक्शन में सिर्फ कंपाउंड का डिफरेंस है, जो प्रोडक्ट मेरे पास बना है उसका डिफरेंस है, क्या हो गया दुगना हो गया, यानी कि इसका डबल। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे मानिएगा मैंने 5 ग्राम लिया, लेट बी सपोज, और ये मेरे पास बनता है, वैसे जनरल में ले रहा हूं कोई भी, कि अगर यहाँ पे ये मेरे पास 16 ग्राम बनता है, ठीक है, ये तो फिक्स रहेगा सेकंड कंडीशन में, कितना बनेगा 5, इस चीज को तो मैंने क्या कर दिया फिक्स कर दिया है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये 16 ग्राम बन रहा है तो यहाँ पे इसका दुगना कितना 32 ग्राम। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल है। इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यही आपके पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपने लेट्स सपोज रिएक्शन करी, क्योंकि ये रिएक्शन में 2 कंपाउंड बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बन सकता। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो H2O बनेगा, और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ करोगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। एक चीज को मैंने फिक्स कर दिया, कैसे फिक्स कर दिया, यहाँ पे 1 ग्राम है तो यहाँ पे भी 1 ग्राम है, क्योंकि हमने कैसे पता लगा ये चीजें, ये पता लगी आपने क्या डेफिनेट प्रोपोर्शन से, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से, ये फिक्स हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 1 है, जब जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई तो कितना है 1 एटम है, तो कितना 80 आएगा आपके पास। यहाँ पे डबल है बेटा, देखिएगा है तो ये ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कितना डबल है, तो डबल है तो कितना 8 का दुगना कितना हो जाएगा 16 आपके पास। ठीक है कि नहीं, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये आपके पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये एग्जांपल लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, आप इसको इससे डिफाइन कर सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, ये होता है। लिखिएगा, आप डेफिनेशन लिख लेते हैं, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बेटा, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन, जो हमने पढ़ा वही लिखेंगे, व्हेन 2 एलिमेंट्स, यानी कि 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग एलिमेंट है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन, यानी कि 2 एलिमेंट्स को क्या किया गया कंबाइन किया गया है, टू फॉर्म बनाने के लिए 2 और मोर केमिकल कंपाउंड, 2 और मोर केमिकल कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, देन द masses, यानी कि उनका मास, ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास, which combine with
combine with a fixed mass of which combine with a fixed mass of the other bears a simple ratio to one another. Simple ratio to one another. जो हमने सीखा था बेटा वही उसको डेफिनेशन में लिखा है, यानी कि दो एलिमेंट कंबाइन किए गए हैं, दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड। अब दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड क्या बना था, एक तो मेरे पास वाटर की फॉर्मेशन होती, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देन द मास ऑफ द वन एलिमेंट विच कंबाइन विद ए फिक्स मास, एक को हमने फिक्स कर लिया था वहां पे, किसको, हाइड्रोजन को, दोनों तरफ एक एक ग्राम था, ठीक है। अब फिक्स मास ऑफ अदर्स बियर विद ए सिंपल रेशियो, रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास, सिंपल आ रहा है, एक 1:8 था, दूसरा 1:16 था। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस इज नाउ नोन एज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। आई थिंक बेटा सबको समझ में आ गया होगा यहां तक। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ जो आपके पास आता है नेक्स्ट आपके पास है ये फोर्थ गेल-ल्यूसेक लॉ ऑफ ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, गेल-ल्यूसेक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था ये लोग। सिर्फ डिफरेंस इतना है, वहां पे जहां पे आपका मासेस में बात हो रही थी, यहाँ पे सारी बात किस में होगी, वॉल्यूम में बात होगी। दैट बस इतना डिफरेंस है। लीटर वॉल्यूम में जो भी चीज़ होती है किस में होती है, लीटर में होती है। वहाँ पे हमने ग्राम में बात की थी, मास में बात की थी, बाकी सारी चीज़ें भी। देखिएगा डेफिनेशन, वह यहाँ पे किसकी बात होगी बेटा, गैसेस की बात होगी। व्हेन गैसेस कंबाइन, वह गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस in a chemical reaction, they do so, in a simple ratio, by volume produce all gases, by volume produce all gases are at same temperature and pressure, जहां पे भी गैसेस की बात होगी वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर का रोल मिलेगा बेटा 100%। हाँ मीट के, जहां पे भी गैसेस की बात होगी वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर का रोल 100% मिलेगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल
2 molecules of H2 plus O2 gives out twice of H2। 2 molecules पानी के बने, ठीक है। अब देखिए 2 है आपके पास, तो यानी कि 2 लीटर है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आपके पास एक ही एटम है वहां पे आपका, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 लीटर बनेगा, यानी कि 2:1 के रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 लीटर लेता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 लीटर, ठीक है। सिर्फ ये रेशियो है इसमें, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे मैं H2 20 लीटर लेता हूँ गैसेज में, तो ये कितना लेंगे हम? 10 लीटर, इसका हाफ, वो चीज। दिस इज द गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है भाई। दिस इज द गे-लुसेक लॉ, यानी कि अगर यहाँ पे 2 लीटर लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आपके पास, इसको करोगे तो ये आसानी से 2 2 4, 4 रेशियो कितना आपके पास 8 आएगा। तो आपके पास यानी कि ये कितना होगा? दुगना होगा उसका, वो वहाँ पे 1 लीटर होगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एज इट, यहाँ पे 4 लीटर रखोगे तो ये कितना हाफ हो जाएगा इसका 20, ये इसका 10 हाफ, यानी कि इस प्रकार से दिस इज द, बाकी लीटर में रखा है तुमने, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठीक है। आपके पास ये वॉल्यूम में, यानी कि लीटर्स वॉल्यूम में। और लास्ट होता है बेटा एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। लास्ट आएगा आपको एवोगैड्रो लॉ। जितना आप केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, मैं बात फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज़, कि केमिस्ट्री को जितना आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा। और जितना आप इसको रेक्टिफिकेशन करेंगे, आप भूल जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो कोशिश करिएगा एटलीस्ट कि आप उसको समझने की कोशिश करें। लास्ट इज द एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, लास्ट जो हमारे पास लॉ है बेटा, वो क्या है? एवोगैड्रो लॉ। ये ओ है, ध्यान रखना बेटा, एवोगैड्रो लॉ। साइंटिस्ट का नाम था एवोगैड्रो, इसी के नाम से उन्होंने एवोगैड्रो नंबर एक वैल्यू दी, वो भी देखेंगे आगे, पहले देखिएगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases at the same temperature, at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules, यानी कि कोई 2 गैस के चैम्बर हैं, गैसेस के ए और ये बी, ठीक है। इनमें देखिएगा दोनों में टेम्परेचर भी सेम है, दोनों का प्रेशर भी सेम है, ठीक है। और दोनों का आपके पास वॉल्यूम भी सेम है। क्या है? वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है। तो इसने बोला अगर ऐसी कंडीशन आपके पास, तो जितने मॉलिक्यूल आपके पास गैस ए चैम्बर में होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल आपके पास कितने होंगे? चैम्बर बी में होंगे। दिस इज द एवोगैड्रो लॉ, दिस इज द एवोगैड्रो लॉ। ये हमारे पास क्या है बेटा? एवोगैड्रो लॉ है। यानी कि जितने आपके पास क्या होंगे, जितने आपके पास मॉलिक्यूल ए चैम्बर में होंगे, कंडीशन ये है मेरे पास, अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, तो आपके पास जो मॉलिक्यूल ए चैम्बर में होंगे गैसेस के, वही मॉलिक्यूल चैम्बर बी में होंगे किसके बेटा? गैसेस के, ठीक है। वही होंगे आपके पास किसमें? गैसेस के।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा।